आधी रात का समय था। रोहन अपने कमरे में सोया हुआ था। अचानक उसको किसी के फ़ोन पर ज़ोर ज़ोर से बात करने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो उठकर ड्राइंग रूम में आया तो देखा मम्मी कान पर फ़ोन लगाकर किसी से बातें कर रही थी। अरे मोना, मुझे तो ना बहुत चिंता होती है रोहन की। वो क्या करेगा, कॉलेज के बाद कैसे घर की जिम्मेदारी उठाएगा। घर में ऐसे ही पैसों को लेकर दिक्कत चल रही है। अगर यह कुछ नहीं कर पाया तो कैसे होगा। ओहो सुमन, तू किसी अच्छे ज्योतिषी से बात कर कि तेरे घर की कंडीशन कैसे सुधर सकती है, रोहन का भविष्य का क्या होगा। अच्छा, तो अब मैं ज्योतिषी ढूंढती फिरूं, यही काम बच गया है ना। अरे पागल, तुझे कहीं नहीं जाना है। घर पर ही बैठकर ये ऐप एस्ट्रोटॉक डाउनलोड कर ले। ज्योतिषी, वो भी फ़ोन पे? हाँ जी, मोना आंटी बोली। हम सब की लाइफ में प्रॉब्लम्स तो होती ही है ना। वो सबका सोल्यूशन बताते हैं और तुम उससे कुछ भी पूछ सकती हो। यार ये सही है, मेरी मम्मी ने कहा तो मोना आंटी बोली। सबसे बढ़िया बात यह है कि मैं जब खुद अपना घर बनवा रही थी तो बहुत दिक्कत आई थी। तब मैंने यहाँ एक ज्योतिषी रितु से बात की थी। उनसे मैं कुछ पूछती उससे पहले ही उन्होंने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ और टाइम मांगा था। वह देते ही तुरंत पूछ लिया कि घर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है ना। अच्छा, मैं एक काम कर देती हूँ, मैं अपने एस्ट्रोटॉक ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, तुम वहाँ से डाउनलोड कर लो। और सबसे बेस्ट बात, पहली चैट फ्री मिल जाएगी मेरे लिंक से। मोना देख, ऐसा कोई कदम मत उठाना, मैं आ रही हूँ। सुन रही है ना मोना, मैं आ रही हूँ। रोहन ने मम्मी से पूछा, मम्मी किससे बातें कर रही हो इतनी रात को। तो मम्मी ने कहा, मोना आंटी का फ़ोन आया है, वो बहुत रो रही है, कहीं कुछ कर न ले, मुझे जाना होगा। रोहन ने कहा, मम्मी मोना आंटी मर चुकी हैं, वो आपको कैसे फ़ोन कर सकती हैं। होश में आइए मम्मी, मैं सच कह रही हूँ बेटा, सच में उनका फ़ोन आया था। रोहन ने गुस्से में फ़ोन उनके हाथ से लेकर रिसीवर नीचे रख दिया। तभी एक बार फिर फ़ोन की घंटी बज उठी। आधी रात को अचानक फ़ोन की घंटी की आवाज़ सुनकर रोहन कांप उठा। कांपते हाथों से उसने फ़ोन उठाकर बोला, हेलो। दूसरी तरफ से किसी औरत के सिसकने की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसके हाथ से फ़ोन छूट गया। वो पसीने पसीने होकर ज़मीन पर धप से बैठ गया। फ़ोन का रिसीवर हवा में लटका हुआ था, फिर भी लगातार फ़ोन के बजने की आवाज़ उसको सुनाई दे रही थी। उस रात पहली बार उसको समझ में आया कि रोए रोए में डर महसूस होना क्या होता है। मोना आंटी आई थी थोड़ी देर पहले, कह रही थी तू भी मेरे साथ चल। देख, तू उस दिन मुझे लेने नहीं आई, अकेला छोड़ दिया, लेकिन मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी, अपने साथ लेकर जाऊंगी। मम्मी की बातें सुनकर रोहन की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। साल 1998 की बात है। रोहन अपने घर में ठाट बाट से रह रहा था। पापा का बिजनेस खूब फल रहा था। उसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मम्मी की एक सहेली थी मोना आंटी, जो उनके सामने वाले घर में रहती थी। मोना आंटी अक्सर दोपहर के समय उनके घर आती और मम्मी के साथ बैठकर घंटों बातें करती। रोहन उस समय 12वीं में पढ़ता था। उनकी बातें समझने की न रोहन के पास समझ थी और न ही समय, लेकिन इतना ज़रूर समझ में आता था कि मोना आंटी अक्सर मम्मी से बातें करते हुए रोने लग जाती थी। रात के समय उनके घर से अक्सर झगड़े की आवाज़ भी सुनाई देती थी। जब उनके घर से रोने पीटने और झगड़ने की आवाज़ आती तो मम्मी दौड़कर उनके घर पहुंच जाती और फिर कुछ देर बाद सब कुछ शांत होने के बाद ही लौट कर आती। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक रोज की बात है, दिसंबर की ठंडी की रात थी। रोहन की छोटी बहन सोनिया को तेज बुखार था। बाहर हर तरफ कोहरा छाया हुआ था। अचानक रात के 11 बजे उसी घर से रोने पीटने की आवाजें सुनाई देने लगी। कुछ देर के शोरगुल के बाद उनके घर के लैंडलाइन पर घंटी बजी तो रोहन ने फोन उठा लिया। रोहन बेटा, मम्मी से बात करा। रोहन ने कहा, मम्मी तो सोनिया के पास है मोना आंटी, उसे तेज बुखार है, फोन पर भी नहीं आ सकती क्या। मोना आंटी के इतना कहने पर रोहन ने इशारे से मम्मी को फोन पर आने के लिए कहा तो मम्मी ने रोहन को इशारे से फोन रखने के लिए कह दिया। मम्मी के कहे अनुसार रोहन ने फोन काट दिया। इन मियाँ बीवी का रोज का हो गया है, कोई कितने दिन इनके बीच बचाव करेगा। अब मैं अपनी बेटी की तबीयत देखूं या इनकी राम कहानी सुनूं। सुबह सुन लूंगी कौन सा वो कहीं भागी जा रही है। मम्मी को कोई अंदाज़ा नहीं था कि आज मोना आंटी ने उन्हें आखिरी बार फ़ोन किया है। कुछ देर बाद उनके घर से ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी
और फिर सब शांत हो गया। उस रात मम्मी उनके घर नहीं गई, बल्कि सुबह 5 बजे तक पूरे मोहल्ले में शोर मच गया था। मोना आंटी ने अपने आप को ख़त्म कर लिया था। ये खबर सुनकर मम्मी को गहरा आघात लगा। वह अक्सर रातों को उठकर बैठ जाती और दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ भागने लगती। जब पापा पूछते कि कहाँ जा रही हो तो कहती, मोना मुझे बुला रही है, उसके यहाँ झगड़ा हो गया है, उसे कुछ हो जाएगा, मुझे जाने दो। पापा को यही लगता था कि मम्मी को मोना आंटी को उस रात ना बचा पाने का पछतावा है, इसीलिए वह ऐसे रिएक्ट कर रही हैं। धीरे धीरे उनके घर का माहौल बदलने लगा। पापा का चलता हुआ बिजनेस ठप पड़ने लगा। अपने बिजनेस को बचाने के लिए पापा ने जो भी कर्ज लिया था वह भी डूब गया। अब पापा के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। अंत में उन्होंने अपना मकान बेचने का डिसीजन ले लिया। एक तरफ हमारा मकान जा रहा था, दूसरी तरफ कुछ ऐसा घट रहा था जिस पर यकीन करना मुश्किल था। मम्मी को डिप्रेशन नहीं था, उन्हें वाकई मोना आंटी दिखाई दे रही थी और इस बात का एहसास रोहन खुद कर चुका था। रोहन ने सोचा पापा को मम्मी के बारे में बताकर टेंशन नहीं देना है, लेकिन अब चीज़ें नियंत्रण से बाहर हो रही थी। उस रोज़ रोहन ने पापा को सब कुछ सच बता देने का निर्णय लिया। उसी शाम पापा घर आए तो उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। क्या बात है पापा, आज आप खुश लग रहे हैं। बेटा, रवीश अपना बंगला मुझे आधे दाम में देने के लिए तैयार हो गया है। कहता है कि मोना चली गई, अब वह इस घर में नहीं रहना चाहता, बस जल्द से जल्द यहाँ से दूर जाना चाहता है। बेटा, हमारे लिए इससे खुशी की बात क्या होगी कि हमें इसी मोहल्ले में सामने वाला घर मिल गया, वो भी आधे दाम में। हम उस घर में नहीं रहने वाले पापा। मम्मी को मोना आंटी दिखाई देती है, मम्मी की हालत बिगड़ रही है। आप कह रहे हैं कि हम उसी घर में रहने जाएंगे जहाँ उनकी मौत हुई है? ऐसा कोई घर नहीं जहाँ कोई मरा ना हो। वहम की बातें हैं, पापा ने रोहन से कहा। ये सब बस तेरी माँ को डिप्रेशन हुआ है बेटा, उसे इलाज की ज़रूरत है। और बस सबसे बड़ी बात, मैं पैसा दे चुका हूँ, हम कल ही वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। पापा कुछ सुनना नहीं चाहते थे, इसीलिए 2 दिन बाद वे सब मोना के बंगले में शिफ्ट हो गए। उस बंगले में बिताए हुए रोहन के जीवन के सबसे मनहूस दिन में से एक है। मम्मी की हालत पहले से काफ़ी ख़राब थी। पापा अपने कमरे में सोए हुए थे। रोहन और उसकी छोटी बहन सोनिया मम्मी के साथ कमरे में सोए थे। अचानक आधी रात गए उन्हें किसी के जोर जोर से चीखने और रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी को बुरी तरह मार पीट रहा हो। घबराकर रोहन की नींद टूट गई। रोहन अपने बिस्तर से उठा तो पाया कि बिस्तर पर छोटी बहन सोनिया और मम्मी दोनों ही नहीं हैं। पूरे बंगले में अंधेरा पसरा हुआ है। रोहन ने टॉर्च उठाया और मम्मी और सोनिया को आवाज़ लगाते हुए कमरे से बाहर की ओर जाने लगा। बेडरूम से बाहर निकलकर रोहन जैसे ही हॉल में आया, वो नज़ारा देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। सोनिया के बाल बिखरे हुए थे। वह अजीब से डरावने चेहरे पर भाव लेकर घूर घूर कर मम्मी को देख रही थी। मम्मी कमरे के कोने में खड़ी हुई सिसक रही थी। अचानक सोनिया अजीब ढंग से दीवार पर चलने लगी। मम्मी, ये क्या हो गया सोनिया को? मम्मी, होश में आओ। सोनिया सोनिया नहीं है वो मोना है। ये क्या कह रही हो? रोहन के इतना कहते ही सोनिया ने अजीब सी नज़रों से रोहन की तरफ देखा और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। फिर वो भयानक तरीके से उल्टी होकर हाथ और पैरों के बल चलती हुई मम्मी के पास आई और उनके कान में आकर फुसफुसाते हुए कहने लगी, तू चल ना मेरे साथ, नहीं तो मैं सोनिया को ले जाऊंगी। सोनिया की बात सुनकर मम्मी चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ी और रोहन डर से बुरी तरह से कांप रहा था। ये सब शोर शराबा सुनकर शायद पापा की भी आंख खुल गई थी। वह दूर खड़े हुए सब देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने मम्मी को बेहोश होकर गिरते हुए देखा, वो दौड़ते हुए घर के मंदिर में गए और वहां से कपूर और गंगा जल उठाकर ले आए। उन्हें उपाय पता था। पापा ने हनुमान चालीसा पढ़ते हुए कपूर जलाया और गंगा जल को कलश के चारों ओर 3 बार घुमाकर उस जल को सोनिया के ऊपर छिड़क दिया। उसके बाद उन्होंने उस जल को पूरे घर में छिड़का और हॉल में वह कपूर जलता हुआ छोड़ दिया। पापा के उस उपाय को करने के कारण सोनिया के ऊपर से मोना आंटी की आत्मा चली गई थी। गलती हो गई मुझसे जो मैंने तुम लोगों की बातों को गंभीरता से नहीं लिया और इतनी बड़ी मुसीबत में अपने घर को फंसा दिया। पापा कहने लगे, अगर इस घर में हम ज़्यादा दिन रहे तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है। यह प्रेत आत्मा बहुत शक्तिशाली है बेटा।
मैं अपने उपाय से कुछ देर के लिए तो उसे रोक सकता हूँ, लेकिन यह उपाय ज़्यादा देर तक काम नहीं करेगा। लेकिन पापा, मोना आंटी बार बार मम्मी को अपने साथ ले जाने की बात कहती हैं। कहीं मम्मी को कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? बेटा, मैं किसी ओझा से उपाय करवाता हूँ, कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ मत। अगले दिन एक ओझा के पास गए और तावीज़ बनवाकर सोनिया और मम्मी को पहना दिया। अगले कुछ दिन बहुत शांति से बीत गए। एक रात के समय रोहन ने फिर से किसी के रोने की आवाज़ सुनी तो रोहन चौंक कर उठ बैठा। भागते हुए मम्मी के कमरे में पहुंच गया। पापा घर में नहीं थे। मम्मी अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी होकर लाल रंग से कुछ लिख रही थी। रोहन मम्मी के नज़दीक पहुंचा तो देखा उनके हाथ की नस कटी हुई थी और वो अपने खून से आईने पर लिख रही थी, काश तूने उस दिन मुझसे बात कर ली होती तो मैं जिंदा होती। रोहन ने आईने की ओर ध्यान से देखा। मम्मी के पीछे मोना आंटी का भयानक सफ़ेद पड़ा हुआ चेहरा दिखाई पड़ा। रोहन का दिमाग अब सुन्न हो गया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस पल वो क्या करे। वो मम्मी मम्मी कहकर ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। इससे पहले कि मम्मी को बचाने के लिए वो कुछ कर पाता, उसे सोनिया के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। भैया मुझे बचाओ, भैया भैया। रोहन दौड़ते हुए सोनिया के कमरे में गया तो सोनिया कमरे में लगी हुई बालकनी की रेलिंग के ऊपर खड़ी हुई थी। उसका एक पैर हवा में था। सोनिया, तुम वहाँ क्या कर रही हो? नीचे आओ बाबू। नहीं सोनिया बेटा, नीचे नहीं कूदना। रोहन सोनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा था। भैया मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। भैया। सोनिया को पकड़कर नीचे उतारने के लिए रोहन उसके और नज़दीक पहुंच गया। जैसे ही रोहन उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा तो देखा वहां पर कोई था ही नहीं। सोनिया तो कहाँ गायब हो गई बेटा? सोनिया। रात के सन्नाटे के अलावा बाहर और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। रोहन वापस कमरे में आया तो देखा सोनिया अपने बिस्तर पर आराम से सो रही थी। रोहन फिर भागते हुए वापस माँ के कमरे में पहुंचा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। माँ ज़मीन पर मरी पड़ी थी। सोनिया को गोद में लेकर रोहन उसी समय वहां से निकलकर बाहर की ओर भागा। पापा हम सबको उस रात अकेले छोड़कर जाने के अपराध बोध से कभी बाहर नहीं आए और गहरे डिप्रेशन में चले गए। उस काली रात ने हमारे पूरे परिवार को तबाह कर दिया। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।